हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से शानदार से जानदार से मजेदार से ऑसम से ब्यूटीफुल से धमाकेदार से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स का टीचर, भौतिकी का अध्यापक, आपके लिए हर बार की तरह क्लास 9 के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सुशील सुशील से भोले भाले बच्चों के लिए लेकर आया हूं कुछ मजेदार सी बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत दिनों से ध्वनि के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत दिनों से साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, और जो आप मेरा साउंड सुन पा रहे हो ना, उसी साउंड के बारे में बता रहे थे। तो बेटा बात यह है, साउंड के बारे में, हम ध्वनि के बारे में बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे, पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम उन सारी चीजों के बारे में जो पढ़ा है उसका हम सेल्फ टेस्ट लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चंस है ना, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। मैंने 100% क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि 100% मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे, एग्जाम कौन को देना है, आपको देना है, और यदि आपको एग्जाम देना है तो कॉन्सेप्ट को दमदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा एक बात देखो, अब हम वी आर जस्ट अबाउट टू एंड आवर सिलेबस, ओके। नाउ इशू इज दैट, कहानी कुछ ऐसी है कि हमें अब पढ़ाई सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना है। सेल्फ स्टडी कैसे करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे, सेल्फ स्टडी करने का सिंपल सा तरीका है, सेल्फ से करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से करी हुई स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा देखो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया, मैं आपको बोल रहा हूँ, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको खुद आपके दिमाग में चीज़ें भर सके। हम इजी बना सकते हैं, हम थोड़ा बहुत ऐसा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज में आपको बोल देंगे कि यार आपको मज़ा आने लगे, लेकिन बच्चा सेल्फ स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो ना तो दिक्कत है यार, लिटरली सेल्फ स्टडी सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। आपको डेडिकेशन के साथ सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर घंटों तक बैठना पड़ेगा, सर खपाना पड़ेगा, और अगर आपने ये नहीं किया तो लिटरली, अभी हम 9th में, अगले साल हम आएंगे 10th में, जब अपन 10th में आएंगे ना बेटा, तब आपके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 10th में बहुत सी चीज़ें नई नहीं आने वाली बेटा, तो तब आपके लिए कौन है ना। तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका फिजिक्स वाला के एक शानदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर ध्वनि। किसके बारे में, ध्वनि। आज सिर्फ ध्वनि के क्वेश्चंस करेंगे, और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्वनि ध्वनि ध्वनि, ठीक है। आवाज 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 नीचे। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेटा पूरे क्वेश्चन मैंने फिर से बोला किसके बेसिस पर है, एनसीईआरटी। तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। किसके, एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। कृपया कर आपकी बुक में मिला लें, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी आपको उचित मात्रा में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजेदार सी बातें हैं, कुछ दमदार सी बातें हैं, शानदार तरीके से, ठीक है। अब बिना समय व्यर्थ किए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता। आपको पता है मैं बोल रहा हूँ, आप अरे यार बोल रहा हूँ, जब भी तो आप सुन रहे हो, आपको पता है मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरी बोली हुई आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है। अगर आप एक मिनट के लिए फील करो कि आप जहां पर बैठे हो, आपके आसपास की आवाज़ आपके कानों तक कैसे पहुंच रही हो। अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही तो ये बात याद रखना कि आपके और जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ माध्यम उपस्थित है। क्या उपस्थित है बच्चा, माध्यम। तो बच्चा देखो, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई वस्तु कंपन करती है, ठीक है ना, जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब भी कोई वस्तु कंपन करेगी तो आसपास के जितने भी माध्यम के कण है ना, उन्हें भी कंपन करेगी, ठीक है, उन्हें भी कंपन करने के लिए मजबूर कर देती है। और जब ये कंपन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो अपनी स्थान के पास में जो कण उपस्थित है ना, उन कण पर बल लगाते हैं, ठीक है, और बल लगाने के बाद वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती, जब तक ध्वनि हमारे कानों तक ना पहुंच जाए। तो जब भी कोई वस्तु कंपन करती है, सुनना ध्यान से है, ये कैसे बनता है बच्चा, जब भी कोई वस्तु क्या करती है, कंपन करती है, ठीक है ना, जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो आसपास के कणों को, माध्यम के कणों को क्या कर देती है, कंपन करने के लिए मजबूर कर देती है। तो माध्यम के कणों को क्या करती है बच्चा, कंपन करने के लिए मजबूर कर देती है, ठीक है ना। मतलब यार ये ध्वनि कंपन उत्पन्न करे। अब माध्यम, जैसे हमारे आसपास आपके और मेरे बीच में क्या उपस्थित है, आपके और मेरे बीच में वायु उपस्थित है। आपके आसपास जो बैठा हुआ उसके और आपके बीच में क्या उपस्थित है, वायु। तो वायु के कणों को कंपन करने के लिए मजबूर कर देती है। और ये देखो, कंपन करने के बाद कोई भी कण अपनी माध्य स्थिति में वापस आ जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आवाज, जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। अब इससे एक बात पता चलती है कि ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम
का तो काम ही है। अगर आपके पास माध्यम नहीं है ना तो ध्वनि को आप नहीं पहुंचा सकते। मैंने जब लेक्चर नंबर 1 लिया था ना इसका, तो मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया था, सिर्फ मैंने ये बताया था कि माध्यम, ये जो ध्वनि है एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाता है। मैंने बहुत सी बातें बताई थी कि जाकर आ जाएगा, जाकर आ जाएगा, जाकर आ जाएगा, ऐसे कुछ ऐसा बताया था कि एक कण है दूसरे कण को ऊर्जा देगा और वापस आ जाएगा, फिर ये वाला कण अगले कण को ऊर्जा देगा और फिर वापस आ जाएगा, ये वाला कण अगले कण को ऊर्जा देगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया, अगले कण को ऊर्जा देकर वापस आना, अगले कण को ऊर्जा देकर वापस आना, अगले कण को ऊर्जा देकर फिर वापस आना, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलेगी कि जब तक ये ध्वनि आपके कानों तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न कर देती है, माध्यम में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देती है ध्वनि की अगर बात करें, और माध्यम के कणों के कंपन द्वारा ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है। हमें बताना है कि इन दोनों में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है। इन दोनों में से किसका तारत्व अधिक है, गिटार का या फिर कार के हॉर्न का? क्या बोला? गिटार का या फिर कार के हॉर्न का। तो बच्चे कार की तुलना में गिटार की ध्वनि का तारत्व अधिक है। गिटार की ध्वनि का तारत्व क्या है बच्चा? अधिक है। और किसकी तुलना में बच्चा? कार की तुलना में। तो इन दोनों में से अधिक तारत्व किसका होगा बच्चे? कार के हॉर्न का। और कम तारत्व किसका होगा? सॉरी, अधिक तारत्व गिटार का होगा और कम तारत्व कार के हॉर्न का होगा। ऐसा क्यों? ठीक है कि बच्चा जो गिटार ध्वनि जो उत्पन्न करता है ना, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है ना, अधिक आवृत्ति मतलब अधिक तारत्व। ठीक है, तो फिर से मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चा, अगर आवृत्ति की वैल्यू अधिक होगी तो तारत्व की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? अधिक। तो अधिक आवृत्ति का मतलब क्या है बच्चा? अधिक तारत्व। फिर से बोल रहा हूं बेटा, अधिक आवृत्ति का मतलब क्या है? अधिक तारत्व। तो इन दोनों में से जो गिटार से जो ध्वनि निकलेगी ना, तो इस स्थिति में गिटार से जो ध्वनि निकलेगी उसका तारत्व अधिक होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक होगी। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके कारण अधिक तारत्व बनता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर मान लो गिटार के हॉर्न और कार के हॉर्न की जगह गिटार या फिर ट्रक आ जाए, ट्रक का हॉर्न, तब किसका तारत्व अधिक होगा? तब भी गिटार का तारत्व अधिक होगा। अगर गिटार और तबला आ जाता, क्वेश्चन का आंसर देना, अगर गिटार की ध्वनि या फिर तबले की ध्वनि, इन दोनों में से किसका तारत्व अधिक होने वाला है? तो इन दोनों में से मुझे आंसर देना बेटा, क्या होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। ठीक है, एक माध्यम दिया है जिसमें एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और उसका वेग दिया है 400 मीटर पर सेकंड। इस तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। देखो बेटा, कभी भी न्यूमेरिकल करो, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ, तो क्वेश्चन से गिवन डाटा उठाया करो। क्वेश्चन में दिया क्या है? तो सबसे पहले ध्वनि तरंग की आवृत्ति दी है। ठीक है, क्या दिया है बच्चे? ध्वनि तरंग की आवृत्ति हमें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा उठाना है। अगर आपने गिवन डाटा उठा लिया तो क्वेश्चन वहीं हो जाता है। आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, और इसका मान कितना दिया है बच्चा? 220 हर्ट्ज। ठीक है, कितना दिया बच्चा? 220 हर्ट्ज। तो आवृत्ति की वैल्यू कितनी दी है? 220 हर्ट्ज। और इसके बाद इसका जो वेग दिया है, ठीक है ना, इसका जो वेग दिया, वेग कितना दिया है? वेग कितना दिया है? 440 मीटर पर सेकंड। तो बच्चा इसका वेग मतलब वेलोसिटी कितना दिया है? 440 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अच्छा देखो, इस तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो बेटा पहले तो हमें इनके बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके बीच का रिलेशन होता है वेग बराबर तरंगदैर्ध्य। ठीक है ना, वेग बराबर तरंगदैर्ध्य इनटू में आवृत्ति। तो बच्चा देखो, वेग बराबर तरंगदैर्ध्य इनटू में आवृत्ति, इनके बीच का हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बढ़िया तरीके से, मजा आ गया ये तो। ठीक है, मजा आ गया तो वेग क्या हो गया? वी। तरंगदैर्ध्य हो गया लैम्डा, और आवर्ती क्या हो गई बच्चा? न्यू। तो वेग दैट इज 440। ठीक है, और इक्वल में लैम्डा तो हमें फाइंड करना है, इनटू में न्यू कितना दिया है? दैट इज 220। तो यार इससे बड़ा सिंपल सा आंसर आता है। 220 से 440 उड़ा दो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है? 2 मीटर, क्योंकि तरंगदैर्ध्य है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वेव लेंथ। तो तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं, वेव लेंथ की जब हम बात करते हैं तो ये आती है 2 मीटर। ठीक है, मीटर क्यों ली है? क्योंकि तरंगदैर्ध्य है, ये रेंज है। ठीक है, तो दूरी है, तो इसी वजह से इसे मीटर में नापा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के
पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों के बीच कितना समय अंतराल होगा। मतलब ये बोला है कि एक बात याद रखते हैं कि किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें बताना है कि दो क्रमागत संपीड़न जब भी किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उसे कितना समय लगता है। तो इसके लिए बच्चा देखो, दो क्रमागत संपीड़नों का समय अंतराल तरंग के आवर्त के बराबर होता है। तो पहली बात, ठीक है, जो समय अंतराल दो क्रमागत संपीड़नों के बीच का जो समय अंतराल है ना, वो किसके बराबर होगा बच्चा? समय अंतराल इट इज इक्वल टू, यही किसके बराबर होगा बच्चे? आवर्तकाल के, ठीक है ना। यही किसके बराबर होगा बच्चा? आवर्तकाल के। तो पहली बात तो आवर्तकाल आप कैसे निकालोगे? पहला सवाल, आप आवर्तकाल कैसे निकालोगे? तो आवर्तकाल निकालने का जो समय होता है, वो आवर्तकाल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/, आवृत्ति, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन में ढूंढो क्या आपको आवृत्ति दी हुई है, तो आप देखोगे बिल्कुल दी है 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या दिया हुआ है? आवृत्ति। तो बच्चा आपकी आवृत्ति कितनी दी है? 1/500, ठीक है। और जब आप 1/500 को सॉल्व करोगे तो 1/5 होता है 2 और 1 2 3 0.002। तो समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल, समय का अंतराल है, इसी वजह से इसे हम किस में नापेंगे बच्चा? सेकंड में। तो समय अंतराल को मैं यहां पर टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि ये समय अंतराल है, इसी वजह से इसे किससे नापा जाएगा बच्चे? इसलिए इसे सेकंड में नापा जाएगा। किस में नापा जाएगा बच्चे? सेकंड में। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी बच्चा। देखो एक बात याद रखना, हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठो, जब भी आप किसी भी चैप्टर के, जब भी आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस करने बैठो ना, तो इतना सा ध्यान रखना, कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट की बात कराओ तो पहले क्वेश्चन को पॉज करा करो। जैसे ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा तो पहले आपका कर्तव्य है कि आप इसे एक बार पॉज करो, आप इसे एक बार पॉज करो और पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो लिटरली वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं, हर एक सब्जेक्ट का एक रूल बना लो कि कभी भी आपका मेंटर, कभी भी आपका टीचर अगर आपको कोई क्वेश्चन करा रहा है तो पहली बात आप उस क्वेश्चन को पॉज करो और पॉज करके खुद सॉल्व करें। गलत होगा ना यार, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो सही हो जाएगा ना। आपने गलत किया और उसके बाद टीचर जो करा रहा है उसे चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। हमें यहां पर ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताना है। तो बच्चे देखो, ध्वनि की प्रबलता बेसिकली संवेदना बताता है आपके कानों के लिए। तो प्रबलता मैं पहले बताता हूं, प्रबलता, ठीक है, कानों के लिए संवेदना है। हमारे मानवों का जो कान है, कानों के लिए जो संवेदना है, तो प्रबलता कानों के लिए संवेदना है। अच्छा, प्रबलता जो होती है ना, ये ध्वनि की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रबलता ध्वनि की एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रबलता कानों के लिए क्या है बच्चा? एक संवेदना है। और बेसिकली तीव्रता, ठीक है ना, तीव्रता इसका भी जो सूत्र होता है, ठीक है, तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है किसे बच्चा? कि किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है ना, कितने क्षेत्रफल से बच्चा? एकांक क्षेत्रफल से। तो ध्वनि ऊर्जा बटा एकांक क्षेत्रफल, और इसी के साथ साथ एक बात याद रखना, प्रति सेकंड, अर्थात में क्या आ जाएगा? समय, ठीक है ना। तो ये प्रबलता का सूत्र हो जाएगा और तीव्रता का सूत्र हो जाएगा बच्चा, जो कि आपको यूज करना। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो तीव्रता क्या होती है? तीव्रता को हम और आसान शब्दों में लिख दें कि परिभाषा की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होती है एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा। तो एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा, 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा, ये होती है तीव्रता, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा, ठीक है। मैंने क्या है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं लिखी है क्योंकि इस बोर्ड पर राइटिंग, मतलब इवन क्या है, इस बोर्ड पर राइटिंग थोड़ी सी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आप लोग कहते होंगे, लेकिन इस बोर्ड पर थोड़ी सी गड़बड़ आती है, ठीक। तो मैंने इसलिए बोल भी दिया, तो याद रखना ठीक है। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, अक्सर देखा गया है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती, मतलब
कोई प्रतिध्वनि है जो बार बार, जैसे मैंने बताया था ना, हेलो 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 हेलो, इस तरह की जो आवाज है वो सुनाई देती है 3 सेकंड के बाद। तो यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी है? एग्जाम्पल के लिए यहां पर कोई व्यक्ति, ठीक है, खड़ा हुआ है, ये हंसता खिलखिलाता हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है, और यहां पर एक दीवार है, ठीक है ना, एक दीवार है, ठीक। अब ये व्यक्ति बोलता है, पहली बात तो इसके लिए 2 शर्त होती है, ये व्यक्ति बोलता है और ये ध्वनि टकराकर वापस आती है, ठीक है। तो अगर ये दूरी d है तो टोटल दूरी कितनी ट्रैवल करेगी ध्वनि? 2d। टोटल दूरी कितनी ट्रैवल करेगी बच्चा? 2d ट्रैवल करेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर आपको चाल भी दी हुई है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि परावर्तक सतह और स्रोत, मतलब इस बालक और इस दीवार के बीच में कितनी दूरी है, इस बालक और इस दीवार के मध्य की दूरी हमें फाइंड करना। बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखना, मैं आपको चुटकियों में क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले गिवन डाटा, टाइम दिया है ना, वेग दिया है, वेग मतलब ध्वनि की चाल, तो चाल हमें कितनी दी है बच्चा? चाल दी है 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका समय कितना दिया है? समय दिया है 3 सेकेंड। तो टाइम का मान कितना दिया है बच्चा? ये दिया है 3 सेकेंड, ठीक है। तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी, मतलब हमें डी का मान निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ध्वनि गई और ध्वनि आई, ठीक है। ध्वनि गई और ध्वनि आई, तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ध्वनि ने कितनी दूरी तय करी वो निकालना है। तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, तय की दूरी, ठीक है। अब दूरी कैसे निकालते हैं बच्चा? दूरी निकालने का सिंपल सा तरीका है, वेग गुणा समय, ठीक है, या फिर चाल गुणा समय भी बोल सकते हो आप। तो v इंटू टी, वी की जगह मैंने क्या पुट कर देना है? 342, और कितनी देर में आई थी? 3 सेकंड में, तो गुणा में क्या आ गया? 3। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 का 2, हासिल 3 तिया 9 और 1 10, 1026 मीटर की दूरी तय करी 3 सेकंड में। कितनी? 1026 सेकंड की दूरी तय करी ध्वनि ने 3 सेकंड में। अब एक बात बताओ, ध्वनि ने कुल दूरी कितनी तय करी? मतलब ध्वनि गई और ध्वनि आई, कितनी दूरी तय करी? 1026 मीटर। अब 1026 मीटर जाने आने में लगा, तो उसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? यहां से लेकर वहां तक। ये जो 1026 मीटर है क्या? ये क्या है? 2D है। ध्वनि गई और वापस है, ये क्या है? 2D है। तो 2D का मान कितना दिया है? 1026। तो D का मान कितना हो जाएगा? D का मान हो जाएगा 1026 से इससे 513, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 513 मीटर। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चा? श्रोता और ध्वनि स्रोत के बीच की जो आपका बोलने वाला व्यक्ति है, ध्वनि का सोर्स है, साउंड सोर्स है, और जो रिफ्लेक्टर है, परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी हो जाएगी? 513 मीटर, ठीक है। मात्रक लगाना आवश्यक है बच्चा, याद रखना। अगर आप मात्रक लगाना भूल जाते हो तो एक्सटर्नल, मतलब जो कॉपी चेकिंग करने वाला व्यक्ति है ना, वो आपको मार्क्स देना भी भूल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि मात्रक लगाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चा देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉन्सर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं? आप लोग अक्सर किसी कॉन्सर्ट हॉल में गए होंगे। कॉन्सर्ट हॉल क्या होता है? जहां पर कुछ कुछ शो होते हैं, कुछ कुछ गाने होते हैं। जैसे मेरी आवाज आप सुनोगे, नमस्कार मैं हूं आकाश, आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आज की इस रंगीन शाम में, आज की इस रग्म भरी शाम में। तो जिसमें इस तरह की आवाज आप कॉन्सर्ट हॉल में सुनते होगे, या फिर आप ये भी सुनते हो किसी तरह के रॉक शो होते हैं, मतलब किसी तरह के बैंड रॉक शो होते हैं, ये सारे के सारे सुनते होगे। या फिर किसी कॉन्सर्ट हॉल में कुछ भी आप सुनने, हॉल बड़ा देखा होगा आप। कॉन्सर्ट हॉल में जब भी आप जाते हो ना, तो वहां पर साउंड, एक ही ध्वनि बार बार सुनाई देती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने गाना गाया, तुम हो पास मेरे, ये जो गाना गाया ना, ये आपको बार बार सुनाई देगा, तुम हो पास मेरे, तुम हो पास मेरे, तुम हो पास मेरे, तुम हो पास मेरे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? इसका सिंपल सा कारण है कि जो कॉन्सर्ट हॉल में है ना, ध्वनि वहीं बार बार परावर्तित होगी। ध्वनि क्या होगी बच्चा? बार बार परावर्तित होगी। और जब बार बार परावर्तित होगी तो आपके कानों तक जब पहुंचेगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको वो ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। वो ध्वनि जब सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि आपने जो बोला वो हॉल में ही गूंजता रहा। हॉल में यहाँ गई ध्वनि, यहाँ गई ध्वनि, यहाँ गई ध्वनि, तो वहीं आपस में घूमती रहेगी, जिसके कारण आपको सुनाई नहीं देगी। और अगर आपके कानों तक किसी तरह से पहुंच जाती है तो हॉरर मूवी जिस तरह की आवाजें आती है ना, उस रूप में परिवर्तित होकर आपके कानों तक आती है। तो इसी वजह से जो छतें होती है ना, वक्राकार बनाई जाती है, वक्र के आकार की बनाई जाती है, जिससे परावर्तन तो हो, लेकिन परावर्तन के पश्चात एक
निश्चित रूप में, एक समान रूप में ध्वनि आपके कानों तक पहुंचे। परावर्तन के पश्चात एक समान रूप में ध्वनि आपके कानों तक पहुंचे, जिसके कारण आपको वो हॉरर मूवी वाली आवाजें सुनाई ना दें। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम है, इवन मैं आईसीएसई भी पढ़ाता हूँ ना, तो अगर मैं आईसीएसई पढ़ा रहा होता ना, तो ये कहता कि ये क्वेश्चन जो है ना आईसीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी याद रखना कि ये क्वेश्चन आईसीएसई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। मतलब हमें बताना है कि अश्रव्य ध्वनि जिसे आप सुन नहीं सकते और पराध्वनि जिसे आप सुन नहीं सकते, इन दोनों की रेंज क्या होती है। मतलब एक बात याद रखना, मनुष्य की जो सुनने की सीमा होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है ना, कहां से कहां तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है ना वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो अगर आप बात करो 20 हर्ट्ज से नीचे की, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से कम की, ठीक है, तो जब 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है ये अश्रव्य ध्वनि होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये होती है बच्चा अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और अगर हम बात करें पराध्वनि की, अगर हम बात करें पराध्वनि की, तो पराध्वनि जो होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। पराध्वनि कितनी होती है, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य की जो श्रव्य शक्ति होती है, जो लिसनिंग हेयरिंग पावर होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चे, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोला जाता है, बात वही है, किलो मतलब 1000 हो गए। तो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है, मनुष्य के सुनने की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जन, अच्छा देखो सोनार, इसके बारे में मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो उपयोग किया जाता है पनडुब्बी करती हैं, और कुछ जैसे कि चमगादड़ हो गए, बैट और डॉल्फिन हो गए, इसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब किसी तरह से उपयोग करते हैं कि जिसके कारण जो कितनी दूरी पर कोई ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, उस ऑब्स्टिकल की दूरी को नाप लेते हैं और अपनी आप की सुरक्षा करते हैं। तो पनडुब्बी जो होती है ना, सोनार स्पंदन उत्सर्जित करती है, जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौट जाता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड है, तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो ये समुद्र है, ठीक है, और समुद्र के अंदर ये चट्टान है, ठीक है, और यहां से एक पनडुब्बी जा रही है, ठीक है। ये पनडुब्बी कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, इसका आकार कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये आपने बना दी पनडुब्बी लाइक दिस, ठीक है। अब ये पनडुब्बी जो जा रही है ना, अब पनडुब्बी का जो स्पंद उत्सर्जित कर रही है, मतलब यहां से एक साउंड को छोड़ रही है, ठीक है, साउंड को छोड़ रही है, और ये साउंड जो है टकराकर कितनी देर में वापस आ जा रहा है, इस चट्टान से कितनी देर में आ जा रहा है, 1.02 सेकंड में। तो कितनी देर में आ जा रहा है बच्चा, समय टी का मान कितना दिया, 1.02 सेकंड। अब अगर आप खारे पानी की बात करो, मतलब ये समुद्र की बात है, यदि आप खारे पानी की बात करो तो खारे पानी में इसकी जो चाल दी है, चाल मतलब 1531 मीटर पर सेकंड, तो आपको दूरी बताना है, पनडुब्बी से लेकर इस चट्टान तक की दूरी बताना है। तो सवाल ये है, अगर ध्वनि ने डी दूरी तय करी तो आने में भी तो उसको डी दूरी तय करना पड़ी, तो जाने और आने में जो दूरी तय करी वो दुगनी दूरी तय करी। तो आप इस दुगनी दूरी को निकाल लो पहले, तो कि एक बार कितनी दूर गई और एक बार कितनी दूर आई। दुगनी दूरी को अगर आप निकाल लोगे ना तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो क्लियर, आगे बढ़े। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए था, मैं ऐसे रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ओके। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब, जो पनडुब्बी थी ना, उसने आवाज को जो स्पंद उत्सर्जित करे, मतलब किसी प्रकार का वाइब्रेशन बनाया, किसी प्रकार की बीट करी, जो चट्टान से टकरा करके हो गई, बच्चा वापस आ गई। अब पहली बात, इस ध्वनि ने कितनी दूरी तय करी, हमको पहले बताना है ध्वनि ने कितनी दूरी तय करी। तो आप जानते हो दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो बेटा देखो, दूरी, चाल की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 1531, और समय कितना लगा 1.02, है ना। 1531 और जब 1.02 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.02, 1531 में 31 जोड़ोगे, 1531 में 1561, लगभग 1561 दशमलव, जब 02 का 1531 में करेंगे तो
31 दूनी 62, मेरे अनुसार ये आना चाहिए, है ना? हाँ यही है दूरी। जो दूरी तय करी है वो कितनी करी है? 1561.62 मीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, अब इसके बाद खारे पानी में धोनी की चाल क्या होगी? खारे पानी में, अब याद करो ये जो दूरी तय की है ना, ये दुगनी दूरी तय की है, ये दुगनी दूरी तय की है। तो वास्तविक दूरी अगर आपको निकालना है किसके बीच बीच की बेटा? वास्तविक दूरी अगर आपको निकालना है चट्टान और उसके बीच की, चट्टान और पनडुब्बी के बीच की, तो कुल दूरी से कितना हमें गुणा भाग देना पड़ेगा बच्चा? कितने का गुणा भाग क्या करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे 2 का। ठीक है, तो वास्तविक दूरी मैं मान लेता हूं दैट इज डी, और कुल दूरी कितनी है बच्चा? कुल दूरी आपने तय करी है 1561.62, तो दैट इज 1561.62 और बटा में 2, तो डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा आपके लिए 780, 1561 का आधा, 714, 8 8 16। ठीक है, तो 780 लगभग और 62 का लगभग 31 हो जाएगा, 62 का आधा 31 मीटर, तो ये आ गई दूरी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य क्यों होती है? ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जो वायु में संपीड़न तथा विरलन के कारण उत्पन्न होती है। पहली बात, जो कंप्रेक्शन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में होती है, ये जो दीज आर फॉर्म ड्यू टू संपीड़न तथा विरलन। ठीक है ना, जब भी ये किसी माध्यम से जाती हैं तो ये उस माध्यम के कणों का जो वाइब्रेशन कंपन करती है वो संपीड़न तथा विरलन की फॉर्म में करती हैं, और जब ये माध्यम के कणों का कंपन संपीड़न तथा विरलन की फॉर्म में करती हैं तो इस कंडीशन में जब विक्षोभ होता है ना, वो दिशा के समांतर होता है। विक्षोभ मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होता है वो मीडियम की डायरेक्शन के पैरेलल होता है। इस कारण से ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है ना, ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बच्चा? अनुदैर्ध्य होती है। अब सवाल ये है कि एक बहुत प्यारा, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है? अच्छा, ऐसा कभी हम खेल खेलते हैं कि अंधेरे में, मतलब किसी कमरे में बिल्कुल प्रकाश नहीं, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, और हम, भाई मैंने तो खेला हुआ ऐसा गेम, तो हम आवाज निकालते हैं हेलो हेलो और बोलते हैं कि पहचानो मेरा नाम क्या। 10-12 फ्रेंड्स अगर बैठ गए अंधेरे में और सब अपनी अपनी जगह बदल ली, ठीक है, और आवाज निकालते हैं और पहचानो कि कौन कौन है। मतलब जैसे मैं बैठा हूं, यहाँ पंकज सर बैठे हैं, बिलाल सर बैठे हैं, कमल सर बैठे हैं, निहारिका मैम बैठी हुई हैं, तो हम सारे के सारे अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और हम सिर्फ बोल रहे हैं। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलने से ही पहचान जाते हैं, यार ये आकाश तेरी आवाज है, या बिलाल सर आपकी आवाज है, पंकज सर आपकी आवाज है, हम बोलने से ही पहचान। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हम बोलने से एक दूसरे की आवाज को पहचान जा रहे हैं? ऐसा क्या गुण होता है? तो इस गुण को बोलते हैं बच्चा ध्वनि की गुणता। ठीक है, क्या बोलते हैं? ध्वनि की गुणता। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बच्चा? ध्वनि की गुणता। तो जो ध्वनि की गुणता होती है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड होता है ना, ये ध्वनि की गुणता के कारण, गुणना लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्वनि की गुणता के कारण ही आप क्या होता है बच्चा? ध्वनि की गुणता के कारण ही आप क्या होता है? किसी की ध्वनि को पहचान सकते हो। ठीक है, याद रखना। तो मेरी ध्वनि की गुणता अलग है, आपकी ध्वनि की गुणता अलग है, और आपके मित्रों की ध्वनि की गुणता अलग है, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबकी ध्वनि की गुणता क्या है? अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास, मतलब किसी व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक, इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए जब वायु में ध्वनि का वेग 344। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमको दिया है आवृत्ति, एक आवृत्ति ये दी है, एक आवृत्ति ये दी है, हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है जब हमें ध्वनि की चाल दी। अच्छा देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले कराया है, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें जो फॉर्मूला यूज करा था ना, सेम मैं यहां यूज करूंगा। पहली बात तो मैं पहली स्थिति के लिए लूं 20 हर्ट्ज के लिए, तो लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य, और मैं यहाँ पर लैम्डा नंबर 1 की बात करूं, तरंग दैर्ध्य क्रमांक 1, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज वेग बटा न्यू, वेग बटा आवृत्ति, वेग बटा आवृत्ति। और वेग का मान कितना दिया है? ये दिया है 344, और आवृत्ति का मान कितना दिया है? 20। तो लैम्डा 1 का जो मान आ जाएगा 344 का आधा हो जाएगा 44, 22, 172, तो 17.2, 172 हो जाएगा, और पॉइंट है तो 17.2 इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य आएगा। अब सेम टू सेम हम करेंगे। ठीक है, अब हम सेम टू सेम करेंगे लैम्डा 2। ठीक है, लैम्डा 2 मतलब v बटा न्यू। ठीक है, अब अगेन v कितना दिया है, चाल कितनी दी है?
दैट इज 344, और दूसरी स्थिति में इसकी आवृत्ति दी है 20,000, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो बेटा आंसर इसी तरह से आएगा, आंसर कुछ ऐसा ही आएगा लेकिन थोड़ा सा और मैनिपुलेटेड होकर आएगा। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 172 मीटर, 0.172 मीटर। ठीक है, बढ़िया। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.172 मीटर। एक बार डिवाइड करके देखना 0 से 0.172 मीटर। ठीक है, बढ़िया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं, दो बालक हैं जो किसी एल्यूमिनियम के पाइप के दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे से पत्थर से आघात करता है, तो दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दो दोस्त हैं आपके, आपने अक्सर ये किया होगा कि एल्यूमिनियम के दो पाइप पर दो सिरों पर बैठे हुए हैं। एक सिरा कहाँ पर है बच्चा, दूसरी तरफ, और एक सिरा यहाँ पर है। तो एक तरफ से एक दोस्त ने पत्थर मारा, तो आप तक जो आवाज आती है, आप तक जो आवाज आती है वायु तथा ध्वनि से जाने वाली तरंगों द्वारा दिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब वायु में जो समय लगा, एल्यूमिनियम में जो समय लगा, उसका अनुपात ज्ञात करना। पहली बात तो ध्वनि एयर में, वायु में, ठीक है, ध्वनि वायु में किस वेग से चलती है, तो इसका मान लगभग 346 मीटर पर सेकंड होता है, लगभग। ठीक है, तापमान के साथ परिवर्तित होता है, दाब के साथ परिवर्तित होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम में, ठीक है, तो V मैं यहां पर एल्यूमिनियम का AL लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो वेग इन एल्यूमिनियम कितना है इसे याद रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम वैसे तो ये गिवन रहता है लेकिन फिर भी याद रख लोगे तो बेस्ट है बच्चा। एल्यूमिनियम का वेग कितना है 6420। मान लो 1 मिनट के लिए कि जो पाइप की जो लंबाई है, पाइप की जो लंबाई है वो लेंथ कितनी है बच्चा 1 मीटर। 1 मिनट के लिए फील कर लो कि पाइप की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चा 1 मीटर है। तो बेटा इस स्थिति में अब आपने समय निकालना है, आपने क्या निकालना है समय। तो T1, ठीक है, कितनी दूरी है 1 मीटर अपॉन में जो समय का अनुपात निकाला है ना, T1 कितना हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी सॉरी समय इज इक्वल टू दूरी बटे में, सॉरी दूरी बटे में यहां पर क्या आ जाएगा वेग, माफ करना, ठीक है, दूरी बटा में वेग। अब देखो T1 अपनी जगह है, एक अपनी जगह है, और यहां पर T1 मैंने किसके लिए लिया है बच्चा, एयर के लिए। ठीक है, तो एयर के लिए ये वेग कितना हो जाएगा 346। ठीक है, एयर के लिए 346। सेम टू सेम मैं T2 निकालूं तो दैट इज 1 बटा वेग। ठीक है, अब ये किसमें T2 अपनी जगह है, दैट इज 1, और वेग 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 यहां पर कितना दिया है 6420, 6420। और यहां पर आपसे अनुपात ही तो पूछा है किसका, T1 बटा T2, यही तो पूछा है कि एयर में और एल्यूमिनियम में। तो T1 एयर के लिए है, T2 एल्यूमिनियम के लिए है, तो आप इसका अनुपात निकालो। तो 1 बटा 346 अनुपात 1 बटा 6420, तो 6420 ऊपर आ जाएगा, तो 6420 बटा 346। इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 6420 का आधा 3210, और 346 का आधा 17 और 16, लगभग 3 6 3 हम 30 3 बने मतलब 3 6 18, 18.5 अपॉन में 1, लगभग ही आना चाहिए। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करना, लगभग 18.5 अपॉन में 1 आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 500 मीटर ऊंची, लगभग 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। मतलब यहां पर बोला है कि एक मीनार है ना, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दी है बच्चा, इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दी है कितनी 500 मीटर। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दी है बच्चा, हमें दी है 500 मीटर। तो इस 500 मीटर की ऊंचाई से आपने पत्थर को फेंका और पत्थर चला गया कहां पर, पानी में, और पानी से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ध्वनि चोटी तक कितनी देर में पहुंचेगी। पहली बात दूरी हमें दी है, दूरी कितना दिया हुआ है 500 मीटर। ठीक है, कितनी दूरी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है बच्चा हमें 500 मीटर, कितनी दी है 500 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई दी। ध्वनि का वेग, हम वायु की बात कर रहे हैं, तो अराउंड 340 346 मीटर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वीत्वरण क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर गिरा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके कारण
पत्थर का प्रारंभिक वेग, ऊपर से फेंका है ना तो पहले पत्थर को पकड़े रखा होगा, तो पत्थर का प्रारंभिक वेग। तो पहली बात तो आपको समय निकालना है, आपको समय निकालना है। तो समय कैसे निकालोगे बच्चा? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय करेगा? पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो 500 मीटर की दूरी तय करेगा। और चाल कितनी है ना, चाल कितनी है? और चाल है बच्चा दैट इज 340। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके देखना। 0 से 0 गया, 50 से 34 एक बार जाएगा और बचेगा क्या? 16। 16 में 0 लगा दो, 3 पंजे में 3 4, तो 1.4 सेकंड का समय लगभग लगेगा। ठीक है, ये T1 है, 1.4 सेकंड का समय लगेगा। और ये क्या बोला है? पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर ऊपर तक आने में कितना समय लगेगा? तो लगभग बेटा इसको 1.47 का समय लगेगा। अच्छा देखो, तो 10 + 1.17 टोटल 11 पॉइंट। तो बच्चा देखो, ध्वनि मीनार की चोटी तक पहुंचती है तो कितना समय लगता है? 1.47। और यहाँ पर इसके गिरने की ध्वनि चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अराउंड 1.4 सेकंड के आसपास लगेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। कुछ गिवन डाटा मिस्टर ध्वनि की चाल 300। ठीक है, अब बेटा देखो, इसको एक और मैनिपुलेटेड वे में कर सकते हैं। यदि कुल दूरी t है तो T1 + T2, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, 10 + 1.4। ठीक है, 10 + 1.4 11.4 के आसपास इसका आंसर आता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। 11.4 है ना, एक्स्ट्रा है ना। अगर ये क्वेश्चन मैंने ये जो टाइप किया है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है, तो T = एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ। अगर आपको NCERT में क्वेश्चन मिले तो पूरा इसको यहाँ से करेंगे। ठीक है, मेरे से थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? होमवर्क एंड आंसर इन कमेंट। कमेंट में आंसर दें। ठीक है, कमेंट में उत्तर दें। तो बच्चा आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब अच्छा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, सारे चैप्टर हो चुके हैं। अब आपका समय स्टार्ट होता है। अब आपका ये जो वक्त है ना, ये वक्त है प्रैक्टिस का। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत है यार। अपने रेगुलर रूटीन का ध्यान रखिए। आप अपने गेम्स को भी प्रायोरिटी दीजिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो वक्त है ना, दिसंबर का जो वक्त होता है ना, दिसंबर जनवरी का वक्त, ये वक्त आपको बहुत क्रूशियल, बहुत मेहनत के साथ निकालना है। यदि आप इस वक्त को अच्छी डेडिकेशन के साथ इस वक्त संभल गए ना, तो ये वक्त आने वाले वक्त को और ज़्यादा रंगीन बना देगा, और ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से गुजरेगी। तो इस वक्त को ज़रा नियंत्रण में कर लो, इस वक्त को ज़रा संभाल लो, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी में है, वक्त के साथ निकलता जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए उम्मीद है हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।